नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3.5 महीने बाद आखिरकार अपनी टीम का ऐलान कर ही दिया। खंडेलवाल की टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 9 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन चारों मोर्चों के अध्यक्ष की भी नाम घोषित कर दिए गए। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और अटकलें ये थी कि उनकी कार्यकारिणी में पूरे चेहरे बदल जाएंगे। वो तस्वीर दिखाई नहीं दी। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने जो 29 सदस्यीय टीम घोषित की है, उसमें उपाध्यक्ष पद पर 9 नाम हैं, जबकि 4 महामंत्री और 9 मंत्री घोषित किए गए हैं। अध्यक्ष पद पर रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, डॉक्टर नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, प्रभुलाल जाटव के नाम हैं। जबकि महामंत्री के पद पर सांसद लता वानखेड़े, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी, गौरव रणदीवे का नाम है। टीम में 9 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय और बबीता परमार है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष पद पर अखिलेश जैन, कार्यालय मंत्री श्याम महाजन और मीडिया प्रभारी के पद पर आशीष उषा अग्रवाल को जगह मिली है। टीम खंडेलवाल में पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के भरोसेमंद चेहरों को भी जगह मिली है। इनमें कई वो चेहरे हैं जो वीडी शर्मा की टीम में बने हुए थे, जिसमें प्रमुख रूप से लता वानखेड़े, संगीता सोनी, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, राहुल कोठारी और मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल शामिल हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछली कार्यकारिणी में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री और 5 महामंत्री थे। मध्य प्रदेश जैसे वृहद संगठन में नई कार्यकारिणी का आकार छोटा रखना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को कार्यकारिणी के गठन में 10 महीने 28 दिन का समय लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। 31 मार्च की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बड़े लीडर्स के साथ बड़ी संख्या में नक्सली जो हैं वो हथियार छोड़कर सरेंडर कर रहे हैं। आखिर बीते 2 साल में कैसे मिली बड़ी सफलता? सरकार की पुनर्वास नीति में क्या कुछ खास रहा, जिससे कि बड़े नक्सली लीडर्स भी सरेंडर कर रहे हैं? सीएम और डेप्यूटी सीएम कैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ समेत भारत के नक्शे से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बड़ी भूमिका रही। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की बात हो या गोपनीय संदेशों के माध्यम से सरेंडर का वातावरण बनाने की बात हो, पिछले 20 महीनों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने गंभीरता से जुटे हुए नजर आए। इस कालखंड में उन्होंने नक्सलियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 महीनों में ऐसे बैकफुट पर आए नक्सली। साल 2023 में भाजपा सरकार बनते ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया। कुछ महीनों के भीतर ही 3 बड़े नक्सली ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए। उप मुख्यमंत्री ने 2 टुक लहजे में कहा कि वो नक्सलियों से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। विजय शर्मा ने पहली बार पुनर्वास नीति के लिए भी नक्सलियों से सुझाव लेने की पहल की। गोपनीय ढंग से नक्सलियों से सुझाव मिले, जिसे पुनर्वास नीति में शामिल भी किया गया। आम जनों का विश्वास जीतने बस्तर पंडूम से लेकर बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हुए। नियत निल्ला नार के माध्यम से सुदूर अंचलों तक मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर बड़े नक्सली लीडर्स मारे गए। बड़े नक्सली नेताओं पर शिकंजा कसने का कैडर में असर हुआ और सरेंडर का क्रम शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे बड़े नेता बसव राजू को भी मौत के घाट उतार दिया। बसव राजू की मौत के बाद दबाव में आए नक्सल लीडर्स की सरेंडर करने की पहल शुरू हुई।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खुफिया तंत्र से लेकर स्थानीय पत्रकारों की भी मदद ली। नक्सलियों तक सरेंडर करो या सुरक्षा बलों का सामना करो, ये संदेश पहुंचाने में सफल रहे। सुरक्षा बलों के प्रहार से दबाव में आए बड़े नेताओं ने सरेंडर के लिए पत्र लिखा और खुद सामने आए। बड़ी रणनीति के तहत 250 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराने में सफलता मिली। नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को धरातल पर उतारने राज्य सरकार ने हर स्तर पर पहल की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कभी अचानक बस्तर पहुंचे, कभी रात के समय झीरम से गुजरते हुए आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश देते हुए नजर आए। कई दूरस्थ इलाकों में कैंप खोलने की भी पहल की। हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर संदेश दिया कि नक्सलवाद के सामने लोकतंत्र और सरकार घुटने नहीं टेकेगी। एक तरफ विजय शर्मा नक्सलियों से सीधे लोहा लेते रहे, तो दूसरी तरफ आदिवासियों का भरोसा जीतने, विकास के कामों पर भी फोकस रहा। इस बीच खुफिया तंत्र और सूचना माध्यमों का सटीक प्रयोग कर नक्सलियों से संवाद कर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी करते रहे। यही वजह है कि बीते 2 सालों में अपनी रणनीति और देश के सबसे अच्छे पुनर्वास नीति की वजह से नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी विजय शर्मा की कई मौकों पर तारीफ करते नजर आ चुके हैं। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। छत्तीसगढ़ पिछले कई दशकों से नक्सलवाद से जूझता रहा है। लाल आतंक ने किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का भाई छीन लिया। लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई इतनी तेज, इतने व्यापक और इतनी गंभीर नजर नहीं आई। पहली बार न सिर्फ नक्सलियों के गढ़ में कैंप खुले, दुर्दांत नक्सली या तो मारे गए या सरेंडर की कतार में खड़े नजर आए। पहली बार नक्सलवाद के पांव उखड़ते नजर आए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आत्मविश्वास के साथ आज पूरा प्रदेश नक्सलवाद के खात्मे की राह देखता नजर आ रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने आखिरकार अपने चेहरों का ऐलान कर ही दिया। पटना के होटल मौर्य में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी सहित सभी सहयोगी दल ने मिलकर तेजस्वी यादव को सीएम की फेस के लिए नाम का सामने रखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने न केवल तेजस्वी को महागठबंधन का चेहरा बताया, बल्कि 2 डेप्यूटी सीएम बनाने का ऐलान भी कर दिया, जिसमें पहला नाम जो है वो मुकेश सहनी का होने वाला है। और वहीं दूसरा डेप्यूटी सीएम कौन बनेगा, इस पर गहलोत ने कहा कि महागठबंधन की जीत के बाद ये तय किया जाएगा। सीएम फेस घोषित करते हुए महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा ने तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित करने पर महागठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और कुछ ही समय बच गया। ऐसे में भाजपा ने निशाना भी साधा है महागठबंधन पर, भाजपा का हमला। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर उनका नाम घोषित कर दिया गया। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का ऐलान हो चुका है। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। जी हाँ, तो नाम तय हो चुका है। एक नाम है मुकेश सहनी, दूसरा नाम जो है वो अभी फिलहाल फिक्स नहीं हो पाया है। जीत के बाद दूसरे डेप्यूटी सीएम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इसी पूरे मामले पर जो है वो भाजपा का हमला भी सामने आया है। भाजपा ने कांग्रेस और महागठबंधन पर तंज कसा है और क्या कुछ भाजपा की ओर से कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। तेजस्वी जी के सम्मानीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे।
और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया। नियमों की अवहेलना करके वो एलिजिबल नहीं थे और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की, और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़ा कर देंगे। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कांग्रेस बहुत डींग हाँक रही थी, कह रही थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम बताएंगे नहीं, बाद में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, लास्ट में लालू यादव के दरवाजे पर जाकर घुटना टेक दिया। उनके कदमों में गिरकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। दरपेंड्रा के मरवाही पहुंचे सीएम विष्णुदेव साई ने मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची की स्वर्गीय माताजी चंदनबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ 13वीं कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधायक मरपच्ची और उनके शोकाकुल परिजनों से भेंट मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम साई ने सीनियर आईपीएस रतन लाल टांडी पर गंभीर आरोपों पर सीएम साई ने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। बताते आपको चले कि रतन लाल टांडी पर एक महिला सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने शोषण के आरोप लगाए। कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह दे, उनको वैकुंठवास मिले और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करे। वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की। जी हाँ, तो टीएस सिंहदेव ने आईएनएच न्यूज से खास बातचीत की है। सिंहदेव ने कहा है कि 33 जिलों के लिए 41 जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं। शहरी ग्रामीण इलाकों में भी इसे बांटा जाएगा। सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए हैं और कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया जो है वो आज से पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संगठन सृजन अभियान पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक हुई है। टीएस सिंहदेव जी भी अपनी राय देकर आए हैं। सर, किस तरह की चर्चा रायशुमारी रही? इसमें 41 जिला कांग्रेस कमेटियां हैं, 33 राजस्व जिले हैं, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटियां शहरी के नाम से 8 और हैं। तो इनके संबंध में अगर कोई सुझाव है या जानकारी हमको देनी है, वो मांगी गई थी। सर, जिस प्रकार से इस बार हम देख रहे हैं कि अलग प्रारूप देखने को मिलता नजर आ रहा है, तमाम जो लोकल स्तर के नेता उनसे भी रायशुमारी हुई है, सीधे भी रायशुमारी हुई है, और इस पूरे फॉर्मेट को आप किस तरीके से देख रहे हो, कितना मजबूती से मिलती नजर आ रही है? रायशुमारी तो हमेशा से होती है, ये नई बात नहीं है। अब एक फॉर्मुलाइज तरीके से रायशुमारी देती है। जब भी कांग्रेस का संगठन बना है, ये रायशुमारी से ही बनता आया है आज तक। प्रक्रिया में नई बात जो इंट्रोड्यूस हुई है वो एआईसीसी के पर्यवेक्षकों की, जैसे टिकट के समय पर्यवेक्षक अलग से जाते हैं, तो जो हमारा कांग्रेस के संगठन का ढांचा है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, पीसीसी, डीसीसी, बाकी पदाधिकारी पोलिंग बूथ लेवल तक के, ये कांग्रेस का संवैधानिक ढांचा है। इसमें नया एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो एक पर्यवेक्षक का है। ये फीडबैक ये भी देंगे। संभवतः सर्वे भी हुआ हो, आजकल ये प्रचलन में है कि सर्वे करके भी एक और पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए। ये सबका जॉइंट निचोड़ जो निकलेगा। बिहार में अभी बीजेपी के जो नेता हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है, उनका नाम आगे बीजेपी में है, ये बातें निरर्थक होती हैं और किसी तरह से ध्यान भटकाने की होती है। उनकी स्थिति अभी तक ऐसी है कि वो स्वयं 9 बार मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार जी उनकी गठबंधन में, और जिनने 101 सीट ली है, बीजेपी के बराबर 101 सीट ली, वो नहीं तय कर पाए नीतीश कुमार जी। अगर उसमें उनकी हिस्सेदारी थी, उन्होंने गाइड करके किया, तो आज की सबसे बड़ी समाज की मांगों सरकारी नौकरी, वो तेजस्वी यंग, डायनामिक, आर्टिकुलेट, अच्छे से अपनी बात रखने का हुनर उनमें, मंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में परफॉर्मेंस उनके साथ में अच्छा चीज। तुम्हारे साथ में टीएस सिंहदेव जी थे, आईएनएच न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बेहद ही अहम फैसला देते हुए महासमुंद जिले के बहुचर्चित अविनाश पांडे हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। दरअसल पूरा मामला जो है वो जून 2013 का है, जब एफसीआई गोदाम बाग बहारा के पास अविनाश पांडे गंभीर हालत में घायल अवस्था में पड़े हुए मिले थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा करार दिया, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज कर 7 मुकदमे दर्ज किए गए। सत्र न्यायालय ने इन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी, जिस पर आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्य गवाह मुकेश शर्मा का बयान विरोधाभासी और अविश्वसनीय है। वहीं परिजनों ने भी पुलिस को समय पर कुछ नहीं बताया, लिहाजा कोर्ट ने संदेह का लाभ लेते हुए सभी अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया। इधर बालाघाट में गबन का एक मामला सामने आया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था यानी कि डाइट के बाबू गजेंद्र सिंह बैस ने 10.5 लाख रुपए से अधिक का गबन किया। आरोपी बाबू ने क्रय की गई सामग्री के बिलों का भुगतान करते हुए उसे अपने खाते में डलवा लिया। आपको बताते ये भी चले कि डाइट के प्राचार्य नरेंद्र प्रसाद मलगाम की शिकायत पर पुलिस ने मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। वहीं घटना के सामने आने के बाद से बाबू अपने शासकीय आवास में ताला लगाकर परिवार समेत वहां से गायब हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है।
जी हाँ, इस मामले में जो डाइट के प्रिंसिपल हैं नरेंद्र मलगाम जी, उनके द्वारा रिपोर्ट हुई कि एजेंसी बेस जो कि साई ग्रेड 3 के पोस्ट पर हैं, और उन्होंने सरकारी जो पैसे हैं, विकास निधि के पैसे उन्होंने अपने खाते में कराया है, और वो 10,53,000 रुपये के आसपास है। और उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है, चूँकि अभी फरार है वो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।